हम इस समय अपने अतीत में जी रहे हैं, वर्तमान को महसूस कर रहे हैं और भविष्य को देख रहे हैं। सब कुछ एक साथ। असंतोष और जल्दबाजी की इस वर्तमान दुनिया में हमने धन नामक मानव निर्मित संपदा के लिए अपने सपनों तक को बेच दिया है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर चीज की कीमत है, फिर भी प्राकृतिक संपदा जैसी बहुमूल्य वस्तु की कीमत मानव इतिहास में शायद ही कभी इतनी कम रही हो। मानवता और जीवन के नृत्य की इस गतिशीलता में समय के साथ खोए हुए लोगों का अस्तित्व भी है, जो हमारे अपने इतिहास का प्रतिबिंब है और जो लगभग 60,000 वर्षों से अभी भी अपरिवर्तित है। यह एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जो गुमनामी में खो गई है, एक सभ्यता जो हजारों वर्षों से बच तो गई है पर शायद इस सदी का अंत तक न देख पाए, इससे पहले कि यह अतीत का हिस्सा बन जाए। आइए इनके जीवन से अपने अतीत पर एक अंतिम नजर डालें। आइए देखते हैं द लास्ट ट्राइब। आज भारत को आजाद हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं। स्वतंत्रता के समय लोकतंत्र के साथ साथ हमें आजादी की गारंटी भी मिली। शायद भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या उस अभिव्यक्ति की आजादी का ही एक रूप है, जो स्वतंत्रता के बाद से 4 गुना बढ़कर 140 करोड़ से अधिक हो गई है। पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसंख्या जैसे मुद्दे पर कानून बनाना कुछ हद तक व्यक्तिगत आजादी में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। शायद इसी वजह से इस पर नियम से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। जनसंख्या का दबाव सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर पड़ता है, जिसके चलते हर साल प्राथमिक वनों के विशाल विस्तार को मानवीय इच्छाओं के अनुरूप संशोधित किया जाता है। एक बड़ी आबादी को संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन तभी जब हमारे पास सभी की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए आवश्यक साधन हो। इस संसाधनों की असमानता के परिणाम स्वरूप हम अंततः एक विशाल आर्थिक विभाजन का सामना कर रहे हैं, जो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां भारत आज अरबपतियों की संख्या की सूची में तीसरे स्थान पर है, तो यह दुनिया की लगभग 1/4 गरीब आबादी को भी शरण देता है। यह लगातार बढ़ता विभाजन और अलगाव वर्गों को संघर्ष की ओर ले जा रहा है और नक्सली आंदोलन इसका एक परिणाम है। दो 2014 की गर्मियों में दक्षिणी ओडिशा में नक्सली स्थिति तनावपूर्ण थी, जिसके कारण हमारी बीएसएफ यूनिट को सीमा से नक्सल विरोधी अभियान में स्थानांतरित किया गया। मेरे लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट के दोहरे अर्थ थे, एक सैन्य अधिकारी के रूप में और दूसरा एक वन्यजीवी शोधकर्ता के रूप में। हमारी तैनाती ओडिशा के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थी, जिसको भारत में नक्सल आतंक के कारण भय की दृष्टि से देखा जाता था। पर मेरे अंदर का प्राकृतिक प्रेमी इस भय की चादर में छिपे किसी स्वर्ग को महसूस कर सकता था। पक्की सड़क यहीं खत्म होती थी और आगे की यात्रा केवल पैदल ही संभव थी।
प्राकृतिक सुंदरता के बीच यहाँ एक अदृश्य खतरे का एहसास भी था। पर मैं उस खतरे को इन अनछुए रास्तों पर चलने के मौके के रूप में देखता था। मेरे बेस कैंप के 1 किलोमीटर के भीतर मचकुंड जल विद्युत परियोजना थी। आजादी से पहले स्थापित यह परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच एक ऊर्जा समझौता था। जल विद्युत के अलावा परियोजना कुछ तेंदुओं का भी घर था, जो इस प्राकृतिक पर्यावास में सहजता से देखे जाते थे। शायद वन्य जीवन को वास्तव में हमारी निगरानी और प्रबंधन से ज्यादा हमारी अनुपस्थिति की आवश्यकता है। ये घने हरे कालीन से ढके परिदृश्य, ये घुमावदार नदी घाटियां, इस भूमि की सुंदरता इसके प्राकृतिक सामंजस्य के साथ साथ इसके भीतर छिपे अनकहे रहस्यों में भी थी। इस संरक्षित क्षेत्र को भारत के कानून ने नहीं, बल्कि यहाँ की परिस्थितियों ने बनाया था। एक लाल गलियारा होने के चलते यहाँ के वन्य जीवन पर जानकारी न के बराबर थी। ये क्षेत्र अपने दुर्गम स्थान और दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के चलते मानो अज्ञात बना हुआ था। हमारी मौजूदगी से पहले तक यहाँ भारत का ध्वज भी नहीं फहराया जाता था। पहाड़ी ढलानों पर काजू और कॉफी के वृक्ष एक आम दृश्य था, जो यहाँ प्रशासनिक सहयोग से आदिवासी समुदाय को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की ही एक पहल थी। काजू को फल के अलावा देसी शराब बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था, जो घर के प्रयोग के साथ साथ स्थानीय बाजार में 10 रुपए कप में बेची जाती थी। ऑपरेशन के दौरान कैमरा कभी भी मेरी प्राथमिकता नहीं था। ज्यादातर मैं अपने छोटे स्मार्टफोन से चलते चलते फोटो और वीडियो ले लिया करता था। मैं युद्ध लड़ने के साथ साथ प्रकृति का अध्ययन भी कर रहा था। जंगल में घूमते समय हमें पूरा ध्यान केंद्रित रखना होता है। एक छोटी सी गलती भी विनाशकारी हो सकती है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कई बार हमारा सामना नदी किनारे शराब बनाते आदिवासी समूह से हो जाता था। बहुत बार उन इलाकों से नक्सलियों के रुके होने की खबर भी रहती थी। ऐसी परिस्थितियां हमारी सतर्कता और संयम दोनों की परीक्षा लेती थी। पर किसी भी सूरत में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अंकाडेली में मेरा बेस कैंप चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह गांव पहले नक्सलवादियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ तक कि हमारी तैनाती से पहले बाजार में खुलेआम नक्सलियों की सभा बुलाई जाती थी। नक्सलियों के प्रभाव का अंदाजा यहाँ मौजूद नक्सल शहीद स्तंभ से भी लगता था, जिसमें पूरे भारत में मारे गए बड़े नक्सली नेताओं के नाम उकेरे गए थे। यह क्षेत्र मूलतः आदिवासी बहुल इलाका था, जहां गदबा, गोंद और बोंडा जैसे आदिवासी समुदाय रहते थे, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं और रीति रिवाज थे। अंकाडेली बाजार में गुरुवार को भारी भीड़ होती थी। यह स्थानीय जनजातियों के लिए अपना माल बेचने का दिन था और साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए इन जनजातियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का दिन भी। इस क्षेत्र की सभी जनजातियों में बोंडा जनजाति ने मेरा ध्यान विशेष रूप से खींचा। यह आदिम जनजाति दक्षिणी ओडिशा के सुदूर ऊंचे इलाकों में निवास करती है।
जिस दुर्गमता ने इस जनजाति को हजारों वर्षों से मुख्य धारा से अछूता रखा, आज वही पहाड़ियां नक्सलियों को एक सुरक्षित घर भी दे रही हैं। बोंडा जाति अनंत काल से ही सभ्यता से दूर रहती आई है। आम इंसान के लिए उनको देखना तभी संभव हो पाता है जब वे अपने गांव अंडराल से घंटों पैदल चलकर इस साप्ताहिक बाजार में अपना सामान बेचने को आते हैं। पर अंडराल से भी आगे दो और बोंडा गांव थे जिन्होंने मुख्य धारा से कुछ और दूरी बनाई हुई थी। जहां अंडराल के बोंडा ओडिया भाषा भी बोलते थे, वहीं इन दोनों गांवों में केवल बोंडा या रेमो भाषा बोली जाती थी, जिसकी जड़ें भारत की बजाय अफ्रीका के एफ्रो एशियाई भाषा परिवार से मिलती हैं। इस क्षेत्र में बोंडा पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर हैं और प्राकृतिक संसाधनों से ही अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। ये दो गांव डुमरीपाड़ा और बड़वेल नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र से भी बहुत आगे थे, जहां तक सुरक्षा बल भी अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। ये शायद भारत के अंतिम दो गांव थे जिन्होंने आज भी अपनी मूल आदिम जीवन शैली को संरक्षित रखा हुआ था। ये भारत के प्राचीन रीति रिवाजों को देखने का और प्रागैतिहासिक मूल्यों को समझने का एक बेहतरीन अवसर था। एक मौका उस सभ्यता को समझने का जो भारत के इतिहास की हजारों युद्ध और क्रांतियों से अछूती रह गई, और साथ ही मौका था उनके अस्तित्व पर नक्सली हिंसा के प्रभाव को समझने का। मैंने इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। बोंडा घाटी की ओर रास्ता मचकुर नदी के किनारे से होते हुए जाता था। रास्ते में गहरी घाटियां और घना जंगल था। लगभग 3000 फीट की ऊंचाई लिए ये पहाड़ प्राकृतिक खूबसूरती और वन्य संपदा से भरे हुए थे। जंगल की इस खूबसूरती के बीच कुछ समय के लिए खतरे को भूल जाना भी स्वाभाविक था। इंसानी प्रभाव से अनछुए इस जंगल ने प्राणी जगत के लिए कुछ विशाल जीवों को भी संजोए रखा था, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी मौत की प्रजाति एटलस मौत भी शामिल थी। विशाल ब्लैक एम्परर बिच्छू सब जगह मिल जाते थे, कभी कभी तो हमारे जूते में भी। भारत की सबसे बड़ी गिलहरी मलाबार जायंट स्क्विरल आमतौर पर पेड़ों के ऊपर दिख जाती थी, जिनका विस्तार लगभग नदी के समानांतर था, जो इनकी दो बड़ी आबादियों को जोड़ता था। शिकार के सीमित प्रभाव के कारण यहां साधारण मछलियां भी विशाल आकार लेने तक बच जाती थी। बाजार में बेची जा रही इस मछली का वजन 25 किलो था। ये वाकई एक विशाल जीवों की दुनिया थी। इन जंगलों में हर कदम पर चौकन्ना रहने में ही सुरक्षा थी। छोटे से छोटे संकेत पर ध्यान देना भी जरूरी था। कुछ भी अस्वाभाविक परिवर्तन आईईडी, ट्रैप या एम्बुश की तरफ संकेत दे सकता था। जंगल के हर संकेत को समझना जरूरी था।
खतरे के संकेतों को ढूंढते हुए हमें ज्यादातर जंगली जानवरों के संकेत मिल जाते थे। इस ट्रिंकेट सांप के सर पर निशान बाकी ट्रिंकेट सांप से कुछ अलग लगते थे। मैंने पहचानने के लिए सांप के कुछ मापदंडों को लिखकर उसे जंगल में आजाद कर दिया। वापस पहुंचकर सांप की पहचान की कोशिश की, पर किसी भी जगह उसका विवरण नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? वो सांप ट्रिंकेट सांप की एक नई उपप्रजाति थी। जंगल का एक रहस्य खुद चलकर हमारे पास आ गया था। कुछ दूर चलने पर एक और मेहनती प्राणी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैंने तुरंत अपना फोन निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू किया कि अचानक एक जवान पीछे से चिल्लाया। उस हिरण ने मुझे बस कुछ सेकंड ही दिए। मोबाइल शूटिंग पर ना होता तो शायद उसकी वह छोटी झलक भी नहीं मिल पाती। वह तेज हिरण एक चौसिंगा था। ये 4 सींगों वाला दुर्लभ जीव अति संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानों में भी बहुत मुश्किल से दिख पाता है, पर अपनी तैनाती के दौरान मुझे ये कई बार देखने को मिला। इस 4 सींगों वाले छोटे हिरन का फैलाव मचको नदी के आसपास की पहाड़ियों में था। इनकी संख्या पर कोई सरकारी आंकड़े तो नहीं थे, पर ग्रामीणों की माने तो शिकार के लिए अब चौसिंगे का मिलना पहले से मुश्किल हो गया था। इसके अलावा कुछ ग्रामीण काकड़ या बार्किंग डियर के बच्चे को भी घर में पालते थे। पहाड़ों पर शिकार करते हुए ये बच्चे शिकारियों को झाड़ियों में मिल जाया करते थे। हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अभी तो बहुत सी पहाड़ियों को पार करना बाकी था। ये घना जंगल वन्य जीवन के प्रति मेरी जिज्ञासा को बढ़ा रहा था, पर संरक्षित क्षेत्र ना होने के कारण यहाँ जीवों की अपनी मुश्किलें थी। साल में कई बार होने वाला शिकार पर्व यहाँ ग्रामीणों की जीवन शैली का हिस्सा था, जिसका सीधा असर यहाँ की जैव विविधता पर पड़ रहा था। बौंडा मर्दों में शौर्य का परिचय उनके शिकार की क्षमता से होता है। आगे बढ़ते हुए हमें एक शिकारी दस्ता मिला। इन्होंने कुछ समय पहले ही तीर से एक भालू को घायल किया था, जिसका पीछा करते हुए वे अब उसके पीछे जा रहे थे। इंसान और भालू का टकराव इस क्षेत्र में एक सामान्य बात है। हर साल बहुत से लोग भालू के हमलों में घायल होते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही प्राकृतिक मूल्यों का सम्मान रहा है। यहाँ तक कि प्राकृतिक तत्वों की भारत के बहुत से समुदायों में पूजा भी की जाती है। शायद बौंडा जनजाति के संपर्क में आकर ऐसे ही किसी नए तालमेल का पता चले। वर्षा ऋतु में बारिश का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल था। कुछ ही पलों में खिली धूप तेज तूफान में बदल जाती थी, पर पूरी तरह से भीगने के बाद भी कुछ ही घंटों में चलते चलते सारे कपड़े सूख जाते थे। उस रात तेज बारिश के कारण हमने एक गुफा में शरण ली। सवेरा होने से पहले उठकर चाय पीते ही हम वहां से निकल पड़े। ये हमारी यात्रा का दूसरा दिन था। रास्ते पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। ये बौंडा महिला हमें 1 महीने पहले ही नदी किनारे शराब बनाते मिली थी। वह अंडराल गांव की थी, पर सिर्फ बौंडा भाषा ही जानती थी। शायद फिर भी हमारा ओडिया जवान कुछ बात कर पाए।
Ati botol mot surok belok ni dak borok afi abe ti saguri. Gare musani loi indro se galas belok ni sa. Ni sini sai tu nei dok fi botol belok ni. Abe ti afi. Ani mor munri ba ibar ning na fodre pe de buri munri ba se munri ta ba gari pe ma. Ani fodre kadu tu ri. बिस्कुट ले बड़ाले बेड़ो फिर मन खिया आने उने बिस्कुट खाइबु देले आने उने आबे दे पंचायत ऑफिस चावल मिलुची चावल बिलसी केते केजी काई रांडी देगो तो बोल देगो तो खरले अच्छा ये किरोसिन मिलुची केरासिन जयपुर मुसी होई सुमा से खेना गेन लो जरा अच्छा कोरापुट हारा काउई थी नो जाई अच्छा नो जाई आणि दुकाने को सब बनी हुई बे औषध कुठे आणतो जर आले औषध कुठे आणतो आणि गोसो बेतनले कुठे खरीबुटुरु कोरपुडुरु आखिनेन गो बक्सा दाई ता ओसो बे आसुची केते तो बंडा लोक केते अछो आगुलारो बे तो आगुलेंगम बहुत घर बहुत गोरा आगुलारो बे तो सो केते को कष्ट होची कि माने केते को जिंस मिलुची न मिलुची कष्ट होची किछि नै काईटा स मामाक्ति ngoi gule ni ngorma mo bonda kata uba kona पे मारो गुस्टिंग ले यहाँ बोंडा भाषा ना आने के चलते हमारी बातचीत सीमित ही हो पाई, पर इतना आभास हो रहा था कि बोंडा समाज अब बाहरी दुनिया से जुड़ने लगा है। इस जंगल की गहराइयों में ना तो कोई पत्रकार पहुंचा है और ना ही कोई फौजी। इस प्राचीन जनजाति को वीडियो में रिकॉर्ड करना जरूरी था। शायद संपूर्ण परिवर्तन के बाद इनके अस्तित्व का यही एक प्रमाण बचे। अंडराल गांव से आगे डुमरीपाड़ा और बड़वेल की तरफ बढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि बोंडा लोगों से संपर्क के बाद हम उनसे बात कैसे कर पाएंगे। न हम उनकी भाषा समझते थे न वो हमारी। बोंडा जनजाति के लोग अपने आजाद व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। अपनी भाषा में वे खुद को रेमो कहते हैं। बोंडा के लगभग 32 गांव में से ये 2 गांव सबसे ज्यादा कटे हुए थे। 2 दिन से चलते हुए आखिरकार गांव दिखना शुरू हो गया था। पहला संपर्क महत्वपूर्ण था। मैं अपनी मौजूदगी से उन्हें चौंकाना नहीं चाहता था। गांव के बुजुर्गों से पहले बात करना एक अच्छा विचार था, पर हम अभी तक भाषा का समाधान नहीं खोज पाए थे। हमने उस भाषा से शुरुआत की जो दुनिया का हर जीव समझता है, प्यार की भाषा। धीरे धीरे हम उनका विश्वास तो जीत रहे थे, पर शब्दों का आदान प्रदान संभव नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो 2 रूसी और चीनी एक दूसरे से बात कर रहे हों। अपनी छोटी जनसंख्या के बावजूद इस जनजाति ने अपने वास्तविक रूप को बरकरार रखा हुआ है। इसका मुख्य कारण इनकी भौगोलिक सुदूरता के साथ साथ इनकी आजाद सोच भी है। बोंडा जनजाति का पहनावा खास आकर्षक था। महिलाएं साफ मुंडे हुए सर को खजूर के रेशों में मोती की माला बनाकर सजाती थी, जो उन्हें अन्य जातियों से अलग करता था। गर्दन में एल्युमिनियम के छल्लों की श्रृंखला या खागला उनकी खास पहचान थी। रंग बिरंगे मोतियों की माला को लंबा करके गले से नीचे की तरफ तक पहना जाता था। पीतल के कंगन कलाई को पूरी तरह ढके होते थे। धातु से ही बने कान के झुमकों को लिम्बी कहा जाता था। लंगोट जैसी छोटी संकरी पट्टी रिंगा घर पर ही बुनी जाती थी। इन आभूषणों की उत्पत्ति के पीछे बहुत सी कहानियां हैं, पर इनके जंगली जीवन में ये वन्य प्राणियों के खतरे से बचाने में जरूर सहाय रहे होंगे।
खपरेल की छतों के बीच नजर एक पक्के घर पर पड़ी। मेरी जिज्ञासा ने मुझे साइमन से मिलवाया। वह देखने में सबसे अलग था। बातचीत करने पे पता चला कि वो तो केरल से है और यहाँ एक एनजीओ की तरफ से काम करते हैं और पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार के साथ रहते हुए यहाँ एक छोटा स्कूल चलाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बोंडा समुदाय की संस्कृति और भाषा दोनों को समझते थे। हमें समाधान मिल गया था। We have to make a 3 category. Older generation, 0 literacy rate. Adults, we can say 20%. Then youngsters like youth, 9 to 14 age. They are in Dumripada, so we can say 100%. साइमन ने गांव के बड़े लोगों को बात करने के लिए राजी कर लिया। 5G के जमाने में भी उनके पास अभी तक टीवी या फोन नहीं थे। मैं उनकी बाहरी दुनिया की जानकारी को समझने के लिए उत्सुक था। आखिर इनकी सरकार से क्या मांगे हो सकती हैं? बातें करते हुए मैं आसपास के माहौल पर लगातार नजर रखे हुए था। सही कहूं तो मेरा ध्यान कैमरे से ज्यादा मेरी राइफल पर था। Actually, we joined in 2010 as a family. Government started a lot of this hostels for the children to bring them up in the higher education level. Income generating programs like mango plantation, cashew plantation. Okay. Other activities government is doing. Okay. To bring them in a mainstream level. Last 5 years I never met any Naxal people, but I heard some of the issues from other side of this area like Patraput, Sindiguda, Kalguda and all. But I never heard about any news from our village. Pena Mapru. నేను బొండాలేమో మీ మాపురుడుకు ఉంటున్నారా నేను పూజారిలే మా మామ వేమో కుండా 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 మే వస్తుందో కేనా అంబోనా మాపురు నే పూజాడంతునే నే గిమే సెత్తనే కేరా అంబోనా మాపురు నే మీ మామాడు తకి Mapru kunda bawa sih gini aset ini kena si bangga na muna kunda sobo borak sobo tidak kena tahu di sari waya ringan na arak anu gutuna muna arak kunda sobo ta kena anu di daerah sobo ta surongi kunda gutun borak do saya sunok na surongi kundau bok mama na gising to sing itu gimi ara gising to sing muy ane ogos la kota pe gula ekena e kena olukto pekera kena maapule ne oluktune ambokurun kena bang ane bang Dengan saat ini, karena mana ni itu kondeka bonda ganti itu sih, mui yang ini dukuga, ni na gutun ni amrona, kena kopra ni amak sini, kopra amak sini, po amak sini, do umbo kui puli, po bangarona, kui puli, kena songgu, kena luwi dah, orang masa, atau kena ni gulayu saman atu garona ni mi सुंदर दुसला नहीं लेकर नहीं सुंदर आ रहा सा खाली देव दुखु पुले सा आने ये बुद्धि ग्यासो सा गुतुन पुले आके ना सा डेमो अपनी आके ना सा गुतुन कर्मा करूँगे ना से पोसे का डेमो अपनी के ना सा गुतुन गोरबु ओरिजिन ले आके ना बेरो ना रोना खरले केरों बेरो अपनी सामी केरों रिदार बेरो ना रोना आने आके ना बेरो ना Kenang baik tabro suksuga sega, tu kuni mana na kali deo ane isa obdi dia subda sega, kendalu kuni. Tabula yu kentu na kendem mana
gulayu kena demo na ikini remo suku sundor kena kan demo maya na kena gubule kena ngir selale ana dress oluk gurga sari oluk gurga sa na kena sama thu pule munara sa na ma yong na thu hunung sa jodi ana yong agui garo na mi sa amai na bore le bibe ta kena bibe ta jodi entuk be to entuk main bok raisam bobo sa mai ana gubule atuk ta sa esa kena mui na ena pe English sama pe suna suku kena bungbung duta kena sa प्रश्न दुता पे आना वो लोग तो पे इंगेर से लाले आ वो लोग तो अच्छा आपे माँ पे सरदा की माँ डेंगू ता पे ना मुन्नी तो ini bulan sungane dah saya tini ni odem sedikit uluk saya ada remo sama esa aku esa boleh uluk naden tai uluk naden bagi sar uluk naden tai kir uluk naden क्या नाम लो वारक में मैं पे डिकिनो वो लोग से लेमो तो पे कि तोगो बुंग तो पे नोना पे आपे डिकेन आड़े दाई तापरे उबुदी सुलोय तो ता क्या आपे ऐसा आपे माँ डेंगू ता आना मुई बुबू नेना वो गायना डिकेन डेंग ना आने उबुदी डिकेन डेंग ता क्या नहीं मारो ना दाऊ बेलाऊ क्या रखता दाऊ बेलाऊ So when we came here, no, that mother used to wear this kind of things, but she totally changed. But now she's not wearing. That on mother is metal thing on mother Okay. is standing there. No? Did she stop completely or like? She removed her. Okay. Why so? Anything specific? So she went to the medical for X-ray. Okay. That day she removed, then she didn't wear it. Okay. पे आना मामा ओइन तो पे ही नहीं ना प्रधानमंत्री इलाबोरा बुतुंडोना पे आना सुसुगोंग तो पे मैं गुलांगे फोटो के ना डेमो सेगा उइसे गोसी तो दे मामा दरकार माडो सेकी मामा सुन तो पे के पे सुन तो पे ही सुनबे Aki pe oi, kali damo ke guru na. Kada mo, jangur mari sa. मामा दरकार सो Kar ki, ani turun bolara, ani daga, ani sumna banta, ani obudi bona, obrose obudi gorom kini naraji bogdasa saptar, susang ti. Oi pecari sama sa. Pasara sudah agula ni. Pe oi ana sara. నేను సమ్ ఓయినే తాపరే నీ Mas ya, betul rasik. No, na sumbe di marma. Mantri rasega muy dili bopra ala remo. आखिरकार हम बोंडा समुदाय से बातचीत करते हुए उनकी संस्कृति को कुछ समझ पाए। हम यह जानकर सुनिश्चित थे कि नक्सलियों का इस गांव पर और बोंडा समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं है। बोंडा जनजाति को आधुनिक सुख सुविधाओं की नहीं बल्कि सिर्फ बुनियादी जरूरतों की दरकार थी। बोंडा घाटी के बहते पानी के नाले धान की खेती से भरे पड़े थे, जो उनका मुख्य आहार भी था। अपनी मांस की जरूरत को पूरा करने के लिए वे मुर्गी, बकरी और गाय को भी खाया करते थे। जानवरों की आंतों को भी इस्तेमाल में लाकर खाल को धूप में सूखने को रख दिया जाता था। बोंडा जनजाति के लोग शिकार में निपुण थे। बड़े समूह में शिकार करते हुए वे जानवरों को निकालने के लिए कभी कभार पूरे पहाड़ पर आग लगा दिया करते थे। वृक्षारोपण के लिए जंगलों को साफ करने के लिए भी आग का प्रयोग होता था। जंगली सुअर, चौसिंगा, काकड़, इनके तीर से कोई जानवर नहीं बच सकता था। कितना तीर मारा इन्होंने? कितना तीर बनना गोटे तीर मारिथिला जे खबर थिला आमे गोटे तीर आज मार दिला मैंने कितना चारटा 4 तीर मारा है। शिकार के बाद वन देवता को प्रसन्न करने के लिए वे अपने तरीके से अनुष्ठान करते थे। जनजातीय समाज मात्र सत्तात्मक था। महिलाओं का प्रभुत्व वैवाहिक मापदंडों में भी परिलक्षित होता था।
बोंडा महिलाएं ज्यादातर अपने से 5 से 10 साल छोटे लड़के से शादी करती थी। भारत की अधिकांश अन्य आबादी के विपरीत बोंडा समुदाय में लिंगानुपात महिलाओं की तरफ झुका हुआ था। महिला समुदाय के प्राथमिक कामगार के रूप में पूरे समुदाय का भरण पोषण करती थी। बोंडा समुदाय को अपनी शराब से बहुत प्यार था, जो चावल या काजू से बनती थी। अन्य मुश्किल कामों की तरह शराब बनाने का काम भी महिलाएं ही करती थी। वापस लौटते हुए हमें अंड्राल के नजदीक शराब बनाती हुई महिलाओं का समूह मिला, जिनमें से एक युवा महिला उड़िया भाषा भी जानती थी। ये जो मद को मद है अच्छा सीए ये पिंदी तमें कहीं पिंदी आमे पिंदी बने सर कहीं आजिकल समस्त एमती साड़ी पिंदला ड्रेस पिंदला आमे पिंदी बने तो पिला माने पिंदी कोन ताकर बोले आजिकल जो पिला मन पिंदी बने आ पिंदी ना। साफ है कि नई पीढ़ी आधुनिक दुनिया से जुड़ते हुए बोंडा पोशाक और परंपरा से धीरे धीरे दूर जा रही है। इस सदी के अंत तक शायद ये हजारों साल पुरानी परंपरा और धातु के छल्ले देखने को भी ना मिले। रेमो भाषा आज एक संकटग्रस्त भाषा है, जिसको बोलने वाले भारत में बस ये 2 गांव बचे हैं। इस भाषा की कोई लिपि न होना भी इसके लुप्त हो जाने की संभावना पर इशारा करती है। अन्य प्रजातियों के विकास की तरह ही मानव विकास भी प्रकृति का एक नियम है। किसी भी समुदाय की सफलता उसके संसाधनों के कुशल उपयोग पर निर्भर करती है। शायद यही कारण है कि ये जनजाति आज भी हजारों वर्षों से अपनी जंगली आवास में बची रह गई है। बोंडा की किताब के बंद होने से पहले दुनिया को शायद यह सीख लेनी होगी। नक्सली क्षेत्र में बिताए गए समय ने मुझे कुछ हद तक हमारे अतीत की झलक दिलाई, जब मीठे पानी से भरे बादल हमारी धरती के भूजल को ऊपर रखने के लिए पर्याप्त थे। जब खुली हवा में सांस लेना सिगरेट पीने के बराबर नहीं था। हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य हमारे अपने स्वास्थ्य से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रजाति की संख्या का अत्यधिक बढ़ना उसके पर्यावास पर सीधा असर डालता है और प्राणियों के बीच अंतर्कलह का कारण बनता है। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा आगे चलकर लड़ाई का रूप ले लेती है। इंसानों में यही टकराव पैसे और सत्ता की लड़ाई के रूप में दिखाई देता है। शायद हम आर्थिक विकास से इसका हल निकाल लें, पर बड़ा सवाल यह है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर क्या हम एक सामूहिक हार की तरफ तो नहीं जा रहे? आज हम आर्थिक विकास के लिए हजारों साल पुराने जंगलों के स्वरूप को बदलते जा रहे हैं। विकास परियोजना में नफा नुकसान का मूल्यांकन करते समय हमें प्रकृति से मिल रहे अदृश्य फायदे को नहीं भूलना चाहिए। कहीं विकसित बनने की होड़ में हम भारत के इन हरे भरे पहाड़ों को कचरे के पहाड़ जैसा ना बना दें, जो आज दिल्ली के चारों तरफ देखे जाते हैं, और फिर इसी गंदगी से कुछ नई बीमारियों को पैदा करके अपने विकास से कमाए हुए पैसों को अपने ही इलाज में लगा दें। विकास परियोजनाओं में पर्यावरण को प्राथमिकता देना किसी राष्ट्र की विकसित सोच का सूचक है। एक ऐसा क्षेत्र जहां लोग फौजी और नक्सली में फर्क ना कर सकें, एक ऐसी जगह जहां राष्ट्र की ही कोई परिभाषा ना हो, वहां पर्यावरण संरक्षण की बात कर पाना मुश्किल है। लेकिन इस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र
और वन्य जीवन तब तक स्वस्थ रहेगा जब तक मानव हस्तक्षेप प्राकृतिक संतुलन पर हावी न हो जाए। इंसान के पर्यावरण को बदलने की शक्ति से आज पूरी पृथ्वी भी छोटी लगने लग गई है। ये हैरानी की बात नहीं है कि इस जंग के मैदान में आज भी प्राचीन जंगलों का अस्तित्व मौजूद है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से आम इंसान का पहुंच पाना मुश्किल है। अब समय आ गया है कि भारत विकास के अपने मानक खुद बनाए, जो प्राकृतिक प्रेम के हमारे ऐतिहासिक मूल्यों के अनुरूप हो। ये पृथ्वी हमारा घर है, जिसने करोड़ों साल पहले आग के गोले के रूप में भी जीवन बिताया है। वो कमजोर नहीं है। कमजोर तो हम इंसान हैं, जो पर्यावरण के बदलाव को एक सीमा के बाद बर्दाश्त ना कर पाए। पर्यावरण को हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हमें पर्यावरण की जरूरत है। प्रकृति के साथ हमारा ये टूटता तालमेल कहीं आगे चलकर मानव सभ्यता की ही विलुप्ति का कारण न बन जाए।